नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु और अधातु। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका भाग 7, जिसका नाम है आपके पाठ्य निहित प्रश्न। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं कि इस अध्याय में जितने भी पाठ्य निहित प्रश्न हैं, यानी आपकी किताब के अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, उन सभी को हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। और क्या दिया है भाई, पहला प्रश्न देखिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। भाई हमने पढ़ा था, जब धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो धातुएं होती हैं ये कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन अपवाद हमने पढ़ा था और तब कहा था कि भाई अपवाद आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो ये अपवाद वाला प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो कि कमरे के ताप पर कैसी है, भाई द्रव अवस्था में है। तो कौन सी थी ऐसी धातु, भाई मरकरी थी, Hg यानी पारा और हाइग्रेंशियम जिसको कहते हैं। भाई Hg तो आपका संकेत हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं, पारा कहते हैं और मरकरी कहते हैं। और फिर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हाइग्रेंशियम इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। भाई ये भी अपवाद है, क्या पढ़ा था कि भाई जो धातुएं हैं ठोस होती हैं, ठीक, तो चाकू से कैसे कटेंगी। लेकिन हमारे पास कौन सी थी, आपकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन थी भाई, लिथियम थी आपके पास, सोडियम थी आपके पास और पोटेशियम थी, जो कि कैसी थी कि चाकू से काटी जा सकती थी। अगला क्या है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो हमने वहां पर बात करी थी कि आपका जो सिल्वर है और जो कॉपर है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पर हम क्या करते हैं, सिल्वर को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कैसा होता है, बहुत महंगा होता है। तो इस्तेमाल किसे करते हैं, कॉपर की वायर को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला देखो, ऊष्मा की कुचालक होती है। और ये भी कैसा है, अपवाद है, क्योंकि धातु तो कैसी थी, ऊष्मा की सुचालक थी। लेकिन आपके पास कौन थी, लेड और मरकरी, ये कैसी थी, आपकी ऊष्मा की कुचालक थी। भाई बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो देख लेते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ये रहा आपका उत्तर, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर, पर चूंकि महंगी है इसलिए कॉपर वायर हम इस्तेमाल करते हैं। ऊष्मा की कुचालक होती है आपकी लेड और मरकरी। पहला प्रश्न समझ में आ गया। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आघातवर्धीय और तन्य क्या होता है। भाई आघातवर्धीयता में तो हमने क्या पढ़ा था, कैसी धातु जिसे ठोक पीट करके क्या बना सकते हो, चादर बना सकते हो। क्या बना सकते हो भाई, चादर जिसको बना सकते हो वो कौन होती है, आघातवर्धीय यानी मेलिएबल होती है। और तन्य का क्या मतलब था कि जिसे तार बना सकते हो, वो क्या होती है, आपकी तन्य मानी डक्टाइल होती है। और इसका उदाहरण हमने क्या देखा था भाई, सोना, क्योंकि हमने क्या कहा था, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। और इसका क्या था भाई, एल्यूमिनियम की हमने क्या बना ली थी, शीट बना ली थी, चादर हमने क्या करी थी, बना ली थी। तो भाई देखो, आघातवर्धनीय में क्या करते हो, पीट करके क्या करना है आपको, चादर बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, आघातवर्धीय कहलाएगी। और आप ये देखो, ये पत्थर है, आप इसको पीट पीट करके क्या कर रहे हो, एल्यूमिनियम शीट आपने बना ली, यानी चादर में आपने इसको परिवर्तित कर लिया। तो चादर बनाने का जो गुण हुआ वो आपका आघातवर्धीय गुण हो गया। तन्य में क्या करेंगे भाई, तार बनाएंगे
और हमने कहा था भाई सोने में ऐसा गुण है कि ये क्या करता है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बना लेता है। तो तार बनाने वाली बात अगर आ गई है तो क्या कहलाएगा, वो तन्य कहलाएगा, डक्टाइल कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कह रहा है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। भाई हमने बहुत बार इसकी चर्चा करी अपनी कक्षा में। भाई क्यों रखते हैं, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सोडियम कहाँ आएगा, बिल्कुल टॉप पर आता है, बिल्कुल सबसे ऊपर आता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जैसे ही आप वातावरण में रखोगे तो वातावरण में कौन है भाई, ऑक्सीजन है। अब सोडियम उस ऑक्सीजन से जल्दी से क्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, आग उत्पन्न करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। भाई देखो, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि कहां आती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है, जो खुले वातावरण में रखने पर वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न कर लेती है भाई, आग उत्पन्न कर लेती है। तो आग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे केरोसिन के अंदर रख देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो और अब तुम कर दो वीडियो को पॉज, क्योंकि क्या करना है, इन समीकरणों को खुद लिखना है। क्या कर रहे हैं, भाप के साथ आयरन कहाँ पढ़ा था भाई हमने पढ़ा था जब हमने जल से अभिक्रिया करी थी। तो आपको याद होगा हमने ऐसा पढ़ा था कि कुछ धातुएं ठंडे जल से करती हैं, कुछ गर्म जल से करती हैं, कुछ भाप से करती हैं और कुछ कहती है मैं नहीं करूंगी। बात समझ में आई। तो हम किसके साथ करवानी है, आयरन के साथ करनी है। किसकी अभिक्रिया, भाप की अभिक्रिया। तो क्या लिखोगे भाई, आयरन लिख दोगे, H2O लिखोगे, क्योंकि भाप गैस लिखा है इसलिए इसका मतलब हो गया है भाप। तो क्या बनेगा आपका Fe3O4 बन जाएगा यहाँ पर। और क्या गैस निकलेगी, यहाँ पर आपके पास H2 गैस निकल जाएगी। क्लियर हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, इसे देख लेंगे। देखो भाई, आपका आयरन आपके जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या दे रहा है, Fe3O4 और साथ में मिल रही है हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या कहा था कि जब भी जल से अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है। अगला देखो क्या कह रहे हैं, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। तो हमने क्या कहा था कि भाई ये तो ठंडे जल के साथ ही काम कर लेते हैं, पर कैल्शियम जो है आपका वो क्या करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और इतनी धीरे करता है कि जो हाइड्रोजन गैस ये आपको देता है वो प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती। पर पोटेशियम क्या करता है, जल्दी अभिक्रिया करता है, तत्काल ही आपको हाइड्रोजन दे देता है। तो भाई करा लो, कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे भाई, जल के साथ। और यहाँ जल लिक्विड है भाई, द्रव अवस्था में है, भाप में नहीं है। क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी आपको, जो कि निश्चित उत्पाद है। फिर क्या करेंगे, पोटेशियम के साथ करवाएंगे। तो पोटेशियम के साथ भी H2O की अभिक्रिया होगी जो कि द्रव है। तो क्या मिलेगा, KOH, जो कि क्या है भाई, प्रबल क्षार है। याद रखना है KOH क्या है, प्रबल क्षार है। और तत्काल क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस हमको यहाँ पर मिलती है। तो चलो देख लेते हैं भाई, जल के साथ कैल्शियम पोटेशियम की अभिक्रिया। तो जब कैल्शियम की कराते हैं तो क्या कह रहे हैं, धीमी गति से कर रहा है और जो उत्सर्जित H2 है वो इतनी ही होती है कि उससे प्रज्वलन नहीं हो सकता। तो देखो कैल्शियम है, जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है। जब पोटेशियम के साथ करवाएंगे तो पोटेशियम क्या है, बहुत अधिक क्रियाशील है, तत्काल हाइड्रोजन देगा, जल्दी अभिक्रिया करेगा। पोटेशियम ने जल के साथ अभिक्रिया करके क्या दे दिया भाई, KOH दे दिया, जो कि क्या है, प्रबल क्षार है आपका, H2 दिया और साथ में क्या दी है, ऊष्मा हमको यहाँ पर मिली है। और इतनी ऊष्मा निकलती है
कि ये कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। भी कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि क्या हो रहा है, ऊष्मा एग्जिट हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए बी सी एवं डी 4 धातुएं दे दी, नाम नहीं पता है हमको क्या पता है, ए बी सी डी पता है। नमूनों को लेकर एक एक करके निम्नलिखित विलयन में डाला। अब क्या करा, इन धातुओं के नमूने लिए और विलयन में डाल दिया। अब हमें ये देखना है कि विलयन किस किस के लिए हैं और उनसे अभिक्रिया हुई तो क्या परिणाम आपको प्राप्त हुए हैं। इससे प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है भाई। तो देखो, सबसे पहले जो आप देखेंगे वो देखो, एक तो आपका आयरन है, एक आपका कॉपर है, एक आपका जिंक है और एक आपका सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। यानी धातु कौन कौन सी है, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। तो पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी में इनका क्रम क्या है। तो भाई देखो, सबसे पहले कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है। जो सबसे ऊपर आएगा वो अधिक क्रियाशील होगा, जो नीचे आता जाएगा उसकी क्रियाशीलता कैसी होगी, घटती चली जाएगी। तो भाई जिंक जो है वो क्रियाशील है। उसके बाद कौन क्रियाशील है, आयरन क्रियाशील है। फिर देखो कौन है, कॉपर, और अंत में कौन है, आपका सिल्वर है। यानी कि जिंक सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गया इनमें, उसके बाद आपका आयरन हो गया, उसके बाद आपका कॉपर हो गया और फिर सबसे अंत में आपका सिल्वर हो गया। ये तो क्रम हो गया अभिक्रियाशीलता का। क्लियर है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, देखो कि धातु ABCD दे रखी है जिसका नाम हमको पता नहीं है। हो क्या रहा है कि ये जो A धातु है ये आयरन सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं कर रही, भाई कोई अभिक्रिया इसने नहीं की, पर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो विस्थापन अभिक्रिया यहां पर संपन्न हो गई। B वाले को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इसने आयरन को प्रतिस्थापित कर दिया पर जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब जिंक तो सबसे ऊपर था, तो जिंक को किसी ने प्रतिस्थापित नहीं किया, ना C ने किया, ना D ने किया, ना आपका A ने किया। क्लियर हो गया। तो जिंक के साथ तो किसी ने क्रिया नहीं करी, पर अब क्रिया किसके के साथ करी, आपके आयरन के साथ। और आयरन को किसने प्रतिस्थापित किया, B ने प्रतिस्थापित किया। बात समझ में आ गई। उसके बाद आप देखो कि ये जो A है इसने किसको प्रतिस्थापित किया है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, कॉपर का विस्थापन करा दिया। और C का देखो, इसने आयरन के साथ अभिक्रिया नहीं करी, कॉपर के साथ भी नहीं करी, जिंक के साथ तो की ही नहीं, लेकिन इसने सिल्वर को प्रतिस्थापित किया। और D ने क्या किया है, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करी। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ कि प्रश्न में पूछा क्या है हमसे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। भाई सबसे अधिक अभिक्रियाशील वो होगी जिसने क्या किया कि जिंक को प्रतिस्थापित किया, क्योंकि जिंक कहाँ आ रहा था, सबसे पहले नंबर पे आ रहा था। तो देखो किसी ने किया है क्या, तो भाई जिंक को किसी ने प्रतिस्थापित नहीं किया। इसके बाद अभिक्रिया कौन करना था, भाई आपको आयरन को प्रतिस्थापित करना था, क्योंकि आयरन दूसरे नंबर पर आता है। तो किस धातु ने किया है, B धातु ने आयरन को क्या किया, प्रतिस्थापित किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, B धातु हो जाएगा कि B धातु जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील है, क्योंकि उसने किसको प्रतिस्थापित किया है, आयरन को प्रतिस्थापित किया है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलते हैं आगे। तो देखिए ये रहा आपका उत्तर। अगला प्रश्न क्या कहता है, धातु B को कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सेकंड सल्फेट के विलयन में आप डालोगे तो क्या होगा। तो भाई ये जो है आपका CuSO4 है। अब मैं क्या करूं, यहां B को डालूं, तो आप देखो कि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्या था, जिंक सबसे पहले था, फिर आपका आयरन, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। अब B ने तो आयरन को प्रतिस्थापित कर दिया था, तो कॉपर को भी प्रतिस्थापित कर सकती है, क्योंकि कॉपर तो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो क्या होगा कि ये जो B है ये कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा भाई, BSO4 यानी B तो जो भी यहाँ पर धातु होगी वो आ जाएगी और कॉपर आपका कैसा हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई।
देखो धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम डालेंगे तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसमें क्या होगा कि ये जो धातु B है ना, ये आपके कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। भाई क्या करना है, आपके पास क्या है, A, B, C और D, और हमें ये पता है कि D ने तो किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करी थी। B ने किसे प्रतिस्थापित किया था, आयरन को प्रतिस्थापित कर दिया था, किया था कि नहीं किया था। C ने किसे प्रतिस्थापित किया था, सिल्वर को प्रतिस्थापित किया था, और A ने किसे प्रतिस्थापित किया था, कॉपर को प्रतिस्थापित किया था। और भाई हमारा जो क्रम है वो याद रखना है कि जिंक आता है, फिर आयरन आता है, फिर कॉपर आता है और फिर सिल्वर आता है। तो जिंक को तो किसी ने प्रतिस्थापित नहीं किया, तो भाई सबसे ज्यादा अभिक्रिया किसने करी है, बी ने करी है। ठीक, बी के बाद किसने प्रतिस्थापित किया है, आपका ए ने प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि कॉपर कैसा है, देखो ऊपर आ रहा है, फिर सिल्वर आ रहा है। फिर किसने किया है, सी ने, और डी ने किसी को भी नहीं किया, तो डी आपका कैसा हो गया, सबसे अंत में आएगा। ये आपका क्रम हो गया भाई, देख लीजिएगा, ये देखिए आपका क्रम। क्लियर हो गया भाई ये प्रश्न। चलें आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया आपने, कौन सी गैस निकलती है। पहला प्रश्न, आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखो। देखो भाई हमने पढ़ा है कि जब धातु जो होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या देती है, आपको लवण देती है, प्लस क्या देती है, H2 गैस आपको देती है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि आप आयरन की अभिक्रिया करा दो H2SO4 के साथ, तो भाई कोई बात नहीं, लिख दो आयरन, आयरन मतलब Fe, प्लस आपने ले लिया है H2SO4। अब क्या करोगे, ये आयरन क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, तो क्या बनेगा आपका आयरन सल्फेट प्लस क्या मिलेगा, H2 आपको मिलेगा। क्लियर हो गया भाई, चलिए देख लेते हैं इसको। अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डालने पर H2 गैस निकलती है, हमारे भी निकल रही थी क्या भाई, ये देखो H2 गैस निकल रही है। क्या होता है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस क्या देती है, H2 गैस देती है। और ये क्या करना था, याद रखना था, हमने डिब्बा बना के बोला था कि भाई ये जरूर याद रखना है आपको। फिर आयरन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर लवण बनता है FeSO4 और क्या निकलती है, H2 गैस यहाँ पर क्या होती है, निकलती है। क्लियर हो गया ये प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी अभिक्रिया जो है वो भी लिखनी है। अब देखो जिंक अभी हमने देखा कि जिंक सबसे ऊपर आता है, फिर आयरन आता है, तो जिंक क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, यही तो होता है हमारे साथ। तो भाई देखो जिंक जो है आयरन सल्फेट का मतलब हो गया FeSO4, अब क्या करेगा, जिंक आयरन की जगह लेगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस आपका Fe जो है अलग निकल जाएगा। क्लियर हो गया भाई, तो ये रहा, आयरन को क्या कर देगा, जिंक जो है प्रतिस्थापित कर देगा आपका, तो ये रहा, जिंक ने क्या किया है, आयरन को प्रतिस्थापित करके ZnSO4 का विलयन यहाँ पे बना लिया। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको लिखनी है। तो भाई आप देखो सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। ठीक, सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 8 1 इस तरीके का इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। तो हम क्या करेंगे भाई, बना लेंगे। यहां पर कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, यहां पर कितने होंगे, 8, और अगले वाले में कितने हो जाएंगे, 1। तो बाह्य में कितने रह गए हैं, 1 रह गए हैं। तो इस तरीके का बिंदु संरचना इसकी ये बनेगी। और हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
इस तरीके की स्ट्रक्चर जो होगी वो आपकी किसकी होगी, सोडियम की होगी। तो देख लेते हैं भाई, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र की जो संरचना है वो कैसी है। देखो 2 8 1 होता है, तो ये बना लिया 2 8 और अंतिम में 1 है, तो बाहर क्या हो गया भाई, इस तरीके की संरचना हमारे पास आ गई। तो अगला क्या था, ऑक्सीजन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का सूत्र में क्या होता है हमारे पास भाई, 2 इसके आंतरिक कोश में है और 6 इसके बाह्यतम कोश के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, 6 बना लेंगे भाई। तो आप देखिएगा यहाँ हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को बना लिया। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो हमने 6 बिंदु लगा ली और यही क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का बिंदु संरचना का सूत्र हो गया। क्लियर हो गया। चले अगली तरफ। अब अगला क्या है आपका, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम के लिए देखो भाई 2 8 और 2 इस तरीके का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। बाह्य में कितने हैं, 2। तो हमने क्या करे, ये 2 बना लिया। क्लियर हो गया ये प्रश्न, कोई दिक्कत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमको क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का क्या करना है, निर्माण करना है। तो आप देखिए सोडियम के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 ही है। पर ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। अब अष्टक का नियम पूर्ण करने के लिए कितनी आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। पर सोडियम क्या कह रहा है, भाई मेरे पास तो 1 ही है। तो ऑक्सीजन कहती है भाई कुछ तो करो और मेरे को तो अपना अष्टक पूर्ण करवाओ। तो कहता है सोडियम ऑक्सीजन से कि भाई रुको, मैं एक और सोडियम को बुला के लाता हूं। तो फिर क्या होता है, एक और सोडियम यहाँ पर आता है जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर Na2O का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई भाई, यहाँ पर 6 थे, इसने इसको 1 दिया, इसने इसको 1 दिया, तो 8 हो गए। तो इस तरीके से Na2O का निर्माण हो गया। एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए भाई, 2 सोडियम के इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 इसके और 1 इसके। क्लियर हो गया। MgO कैसे बनता है भाई, Mg जो होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने देखा कि भाई अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही तो चाहिए। तो ये कहता है भाई आप मुझसे ही दोनों ले लो और अष्टक जो है वो पूर्ण कर लो। तो इस तरीके से क्या होता है, MgO का निर्माण हमारे पास हो जाता है भाई। क्लियर हो गया। देख लेते हैं कैसे हो रहा है। ये देखो भाई, 1 सोडियम ये रहा और 1 सोडियम आपका ये रहा, दोनों मिल गए, दोनों ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली, Na2O बना लिया। अब सोडियम ने दिया, इसलिए सोडियम पे क्या आ गया, धनावेश। कितना दिया, 1 दिया, इसलिए 1 धनावेश। पर ऑक्सीजन ने कितना लिया, 2 लिया, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आया, ऋणावेश। और कितने, 2 लिए थे, इसलिए 2 ऋणावेश। क्लियर हो गया। यहां पर मैग्नीशियम ने कितना दिया है, 2 दिया, इसलिए 2 धनावेश। और ऑक्सीजन ने कितना लिया, 2 लिया, इसलिए 2 ऋणावेश। क्लियर हो गया। और क्या बना लिया, MgO का निर्माण यहां पर कर लिया। चले अगले प्रश्न की तरफ कि भाई क्या हो रहा है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। भाई जो अभिक्रिया अभी हमने करी उनमें कौन से आयन थे, तो भाई देख लेते हैं कौन से हैं। भाई देखो Na+ एक आयन है, ऑक्सीजन वाला एक आयन है O-2 और Mg+2 एक आयन है। तो भाई कौन सा है, एक तो Na+ है, एक आपके पास Mg+2 है, एक आपका ऑक्सीजन-2 है। क्लियर हो गया। यहाँ पर यही आयन हमने क्या किए हैं, काम में लिए हैं। तो भाई ये रहे आपका Mg+2, O-2 और Na+ आयन हमने क्या किए हैं, काम में लिए हैं। क्लियर चल रहा है। चले आगे तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? भाई हमने बात करी थी कि जब आयनिक यौगिक बनते हैं उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है और वो मजबूत बंध का निर्माण करते हैं। अब भाई प्रबल आकर्षण बंध है, मजबूत बंध है, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो गलनांक कैसा हो जाएगा भाई? उच्च हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। आयनिक यौगिक परस्पर आयनिक आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या होंगे? गलनांक कैसे होंगे भाई? उच्च हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न पदों की परिभाषा देनी है आपको। तो देखो, खनिज क्या होता है भाई? पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो प्राकृतिक रूप से हमको मिल जाए वो तो खनिज है। अब उन्हीं खनिजों में जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिले, ठीक, और उसे निकालना भी आसान हो, तो अयस्क हो जाए। और उन अयस्कों में क्या हो? अशुद्धि हो। किसकी? मिट्टी की, रेत की। तो क्या हो जाए? गैंग हो जाए। क्लियर हो गया भाई? तो देख लेते हैं हम। देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी पे प्राकृतिक रूप से हमको जो मिलेगा वो क्या होगा? खनिज होगा, जैसे कि लोहा। क्लियर हो गया? अब क्या हो? इनमें जो खनिज है उनमें क्या हो भाई? धातु की सांद्रता सर्वाधिक हो और उसे निकालना भी आसान हो, फिर जल्दी से निकल जाए, कोई टेंशन हमको नहीं हो। उसको क्या कहेंगे? अयस्क हम जो है कहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। और मरकरी को क्या कहते हो आप? पारा कहते हो। लिखते कैसे हो भाई? Hg से। वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइग्रेंशियम, इसलिए Hg उसका संकेत है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं गैंग की तरफ। भाई ये हमारी स्कूल की गैंग नहीं, अशुद्धियों वाली गैंग है, इन्होंने गैंग बना ली है। भाई पृथ्वी से जो खनिज अयस्कों में प्राप्त हो रहे हैं उनमें क्या है भाई? मिट्टी और रेत की अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को ही आप क्या कहोगे? गैंग कहोगे। क्लियर हो गया यहां तक? कोई समस्या है? तो चले आगे, देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई? दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलते हैं। हमने पढ़ा था भाई कि प्रकृति में धातुएं क्या हैं? कुछ तो मुक्त अवस्था में मिलती हैं, कुछ संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। पढ़ा था कि नहीं ऐसा? ठीक, तो उसमें एक तो कौन सी थी आपके पास? सोना थी, जिसका क्या था सिंबल? Au। ठीक है, और हम बोलते हैं। एक थी आपके पास प्लेटिनम। कौन थी भाई? प्लेटिनम, जिसका क्या था? Pt संकेत था। क्लियर हो गया? देख लेते हैं भाई, सोना और प्लेटिनम। चले आगे अगला प्रश्न। चलिए, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद हो, हमने बड़ा सारा चार्ट पढ़ा था और उस चार्ट में हमने बहुत सारी बार ये देखा था कि भाई क्या होता है? तीन तरीके के हमारे पास स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी भाई? एक हमारे पास कौन थी? उच्च अभिक्रियाशील था। एक हमारे पास मध्यम अभिक्रियाशील धातु थी और एक हमारे पास निम्न अभिक्रियाशील धातु थी। और क्या कहा था कि भाई ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है इनको तो गर्म करके ऑक्साइड बनाते हैं हम। था ना ऐसा? मध्यम वाली में हम क्या करते हैं? अपचयन विधि का इस्तेमाल करते हैं, रिडक्शन का उपयोग करते हैं। और उच्च वाली के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी परीक्षण जो विधि है उसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। क्लियर हो गया? तो देख लेते हैं। बहुत कम क्रियाशील धातु यानी कि निम्नतम वाली, ठीक, धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर कैसे होते हैं? पृथक होते हैं। बहुत कम कौन सी थी भाई? आपका सोना, सिल्वर और मरकरी। तो हमने क्या ले लिया है भाई? मरकरी ऑक्साइड ले लिया। इसको क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे और गर्म करने पर क्या मिल गई है मुझे? मरकरी धातु जो है वो प्राप्त हो गई है। क्लियर हो गया? अब कौन आएगी भाई? मध्यम वाली आएगी। तो मध्यम क्रियाशील जो धातु है उसका हम क्या कर देंगे? अपचयन कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। ठीक, तो देखो आप जिंक का उदाहरण ले लेते हैं। ये ZNO है, कार्बन के साथ अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीजन क्या करेगी? जिंक को छोड़ के कार्बन के पास चली जाएगी।
तो कार्बन के घर तो मेहमान आ गया, कार्बन खुश हो जाएगा और आपका जिंक क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या हो गया है, अपचयन यहाँ पे हो गया है। क्लियर हो गया। अब कौन थी भाई, उच्च वाली थी, तो अति क्रियाशील या जो ऐसी धातुएं हैं जो उच्च अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं, उनके लिए हम विद्युत अपघटनी परीक्षण विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया भाई। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है भाई। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्नलिखित धातुओं के साथ गर्म किया गया और आपको बताना है कि जब गर्म किया तो कौन सी अभिक्रिया हुई, किसने अभिक्रिया की और किसने अभिक्रिया नहीं करी। ठीक है भाई, तो चलो पहले इसको करने से पहले ये देख लें कि सक्रियता श्रेणी में ये जो तत्व हैं, ये जो धातु हैं, आती कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी धातु है भाई, जिंक है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। तो भाई हमें पता है सबसे ऊपर आती है आपकी मैग्नीशियम, फिर आपकी आती है जिंक और फिर आपकी आती है कॉपर। क्लियर हो गया भाई। तो अब क्या करना है, अभिक्रिया करानी है। तो जिंक ऑक्साइड के जिंक के साथ कोई अभिक्रिया होती है क्या, नहीं होगी। क्लियर हो गया। पर जिंक की जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होगी तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को प्रतिस्थापित कर देगा। जिंक की कॉपर के साथ कोई अभिक्रिया होगी, नहीं होगी, क्योंकि जिंक कॉपर से कैसा है, ज्यादा क्रियाशील है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जिंक के साथ कोई अभिक्रिया होगी, नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम तो ज्यादा क्रियाशील है। मैग्नीशियम की मैग्नीशियम के साथ कोई क्रिया होगी, नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कॉपर के साथ कोई क्रिया होगी, नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कहाँ है भाई, नीचे है। सबसे ऊपर कौन है, मैग्नीशियम, फिर कौन है, जिंक और फिर कौन है, कॉपर है। क्लियर हो गया। कॉपर क्या करेगा, जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया बिल्कुल होगी भाई। जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। मैग्नीशियम के साथ भी होगी, क्योंकि मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है। पर कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। देखो, जिंक की जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो देखो, जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया हुई तो जिंक ने क्या हो गया, अकेला रह गया और मैग्नीशियम उसकी जगह पर आ गया। ठीक, जिंक की कॉपर के साथ कोई अभिक्रिया हमारे पास नहीं हुई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कहाँ आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है। अगला है कॉपर। भाई कॉपर तो सबसे नीचे था, इसको तो सब प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी इसको किसने किया, जिंक ने भी प्रतिस्थापित किया और मैग्नीशियम ने भी क्या किया, प्रतिस्थापित किया। पर कॉपर खुद से प्रतिस्थापित कैसे होगा, तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखो, कॉपर ऑक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो कॉपर कैसा हो गया, अकेला रह गया और क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। फिर कॉपर ऑक्साइड ने मैग्नीशियम से क्रिया करी, तब आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और फिर से कॉपर कैसा रह गया, अकेला यहाँ पर रह गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। भाई हमने पढ़ा था कि बहुत सारी धातुएं क्या होती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, नमी से, आर्द्रता से, वायु से क्रिया करके। लोहा हो जाता है, तांबा हो जाता है, चांदी हो जाती है, पर जो आसानी से नहीं होती कौन सी है, वो है आपकी सोना और कौन सी है, प्लेटिनम। भाई ये जो है आपका आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं। तो सोना और प्लेटिनम आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या है, मिश्रातु क्या होती है। भाई मिश्रातु या मिश्र धातु क्या होती है भाई, कि जब क्या होगा, दो धातुएं मिलकर के एक नई धातु का निर्माण करेंगी, वो क्या हो जाएगी, मिश्र धातु आपकी कहलाएगी। तो ये देख लो भाई, दो या दो से अधिक धातुएं जो हैं वो क्या करेंगी, मिलकर के एक नई धातु बनाएगी, तो क्या कहलाएंगी, मिश्र धातु। यहाँ पर है पीतल, ब्रास जिसको अपन बोलते हैं, तांबे और जस्ते का क्या होता है, मिश्रण वो होता है। ब्रॉन्ज जो है उसे कांसा बोलते हैं, जो कि क्या है, तांबा और टिन का मिश्रण है आपके पास।
सोल्डर जो है वो आपका सीसा मानी लेड और टिन का मिश्रण है आपके पास। इस्पात मानी स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण है आपके पास। बात यहां तक समझ में आ गई, प्रश्न समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को क्या करना है, याद करना है, कॉपी में बिना देखे लिखना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।